प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे गणित क्लास 9 का 10 मार्च 2023 को होने वाले फाइनल हरियाणा बोर्ड के पेपर का फुल सॉल्यूशन। सेक्शन ए जो कि एक एक नंबर का है, 16 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है। तो सेक्शन ए के पहले का आंसर होगा सी, वर्गमूल 7। क्योंकि 4/9 को जब हम लिखेंगे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो इसको P/Q के रूप में लिखा गया, ये परिमेय है। 12/3 इसको काटेंगे तो ये वर्गमूल 4 का आ गया 2, ये भी परिमेय है। वर्गमूल 81 ये आता है 9/1, तो ये भी P/Q के रूप में लिखी गई। बाकी सबको P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, यानी कि परिमेय है। वर्गमूल 7 ही एक ऐसी है जिसको हम P/Q में नहीं लिख पा रहे, तो ये अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है, तो सी आंसर है। सेकेंड पार्ट में px बराबर 5x माइनस 1 का शून्यक होगा। शून्यक निकालने के लिए px को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि 5x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की कीमत आ रही है 1/5। यही हमारा शून्यक होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। शून्यक होगा 1/5। तीसरे क्वेश्चन में -3x की 4 -7x की 3 जमा 4x जमा 2 में x की 3 का गुणांक क्या है। तो x की 3 के साथ जो नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पर x की 3 है, x की 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, घटा का 7, यानी कि -7। तो x की 3 का गुणांक हो गया -7, इसका सी आंसर होगा। जैसे यदि x का गुणांक पूछता तो 4, x की 4 का गुणांक पूछता तो -3, तो यहाँ पर x की 3 का पूछा है तो -7 होगा। चौथे भाग में 0.5 स्थित होगा कहाँ पर। देखिए 0.5 इसका पहला 0 है, तो ये किस पर होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। क्योंकि इस तरह से होता है, जैसे ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो x अक्ष पर कोई भी आता है तो क्या, जैसे मान लो 5 0 4 0, जिसका सेकंड वाला 0 रहता है, और y अक्ष पर क्या रहता है, पहले वाला यानी कि भुज 0 रहता है। तो इसका आंसर हो गया y अक्ष। पांचवा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। उत्तर रहेगा 1, बी ऑप्शन। इसका मतलब है कि एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल और केवल एक, तो एक आंसर आएगा। छठे भाग में एक खालिस्तान चौड़ाई रहित लंबाई होती है रेखा। रेखा में क्या होता है, लंबाई होती है केवल, चौड़ाई नहीं। तो उत्तर हुआ एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, मतलब जिसकी चौड़ाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है, उसको कहेंगे हम रेखा। सातवें भाग में निम्न में से किसमें प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण की आवश्यकता होती है प्रेम्य में, यानी कि थ्योरम में। सी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बाकी सभी में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रूफ की। प्रेम्य ही हम कहते हैं, इस प्रेम्य को सिद्ध करिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है। प्रेम्य में प्रमाण की आवश्यकता होती है। पहले के 8वें में अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। इस तरह से ये वृत्त है और ये हुआ अर्धवृत्त ऊपर वाला, तो इसमें जो भी कोण बनता है अर्धवृत्त में, ये कोण 90 डिग्री का यानी कि समकोण होता है, तो बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 9वां, एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। कैसे, एक आधार हो जैसे ए बी, और ये होगी दोनों समानांतर रेखाएं,
तो इनके बीच में जैसे एक ये समांतर त्रिभुज ABCD बना और दूसरा भी ऐसे मान लो कि ये बन जाता है ऐसे ABPQ। तो इस तरह से थ्योरम है, प्रमेय है कि समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने समचतुर्भुजों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी इसका क्षेत्रफल और ये वाले जो है इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। मान लो एक का 10 है तो दूसरे का भी 10, तो काटने पर जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:1। 10वें में शंकु के आयतन का सूत्र होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h d आंसर। अगले में 11वें में x अक्ष पर y का मान क्या होता है 0। x अक्ष पर y का 0 होता है और y अक्ष पर x का 0 होता है, तो इसलिए x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0 होगा। आगे हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। यह सत्य है, ये ट्रू है, क्योंकि प्रायिकता कम 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, तो किसमें 0 और 1 के बीच में ही रहती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। नहीं, ये असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, जैसे 5/4 भी होती है, लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है। पूर्णांक होते हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होते हैं, तो प्रत्येक नहीं होती, तो ये असत्य रहेगा। एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये सत्य है, ट्रू है, क्योंकि शांत रेखा होती है जैसे कि एक रेखाखंड होता है और उसको इधर उधर बढ़ाया जा सकता है दोनों साइडों में। अगले में एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि एक वृत्त के अंदर समान लंबाई की, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ऐसी बहुत सारी जीवाएं बन सकती हैं, अपरिमित होती हैं, तो इसमें लिखा परिमित, इसलिए ये असत्य हो गया। त्रिभुज की, अगले में त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ये सत्य है। जैसे कि कोई त्रिभुज है ABC, उसकी कोई मध्यिका इस तरह से AD है, तो ये दो त्रिभुजों में समान क्षेत्रफल की दो त्रिभुजों में विभाजित कर देती है, इसलिए ये सत्य है। सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 में x की 3 जमा 3 x की 2 जमा 3 x जमा 1 को x जमा 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो जिसको भाग करना है उसको px, जिससे भाग करना है उसको gx मान लेंगे। अब शेषफल प्रमेय से क्या करते हैं, gx को 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x जमा 1 को 0 के बराबर रखेंगे और x की कीमत निकाल लेंगे। अब इस x की कीमत को यहाँ पर px के अंदर रखना है, यानी कि x की जगह घटा का 1 रख देना है इस बहुपद के अंदर। तो जहां पर भी x है वहां पर घटा 1 रख देंगे और इसको हल करेंगे। -1 की 3 -1, यहाँ पर 2 है तो जमा का हो जाएगा, इस तरह से -3 जमा 1, इससे ये कट जाएगा और -1 से +1, तो आ गया 0। तो इस प्रकार शेषफल आएगा 0, अर्थात इस बहुपद को x जमा 1 से भाग देने पर शेषफल रहेगा, शेषफल प्रमेय द्वारा 0 यानी 0। क्वेश्चन नंबर 3 में सरसमीका का प्रयोग करके 102 की पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो 102 की शक्ति 2 को हम लिखेंगे 100 जमा 2 की पावर 2। तो अब इसको लिखा हमने 100 जमा 2 की पावर 2, और यहाँ पे हम एक अपनी सरसमीका लगाएंगे जो कि क्या होती थी, x जमा वाई का वर्ग बराबर x की 2 जमा y की 2 जमा 2xy। तो यहाँ पर लगाएंगे, ये x माना जाएगा और ये y, तो 100 की पावर 2
जमा में 2 की पावर 2, 2 गुना 100 गुना 2, और 100 की पावर 2, 2 जीरो हैं तो ये हो जाएगी 4, 2 की पावर 2 4, 2 400। तो इन सब को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कैसे, इस तरह से 4 जीरो हैं, यहाँ पर 400 है और ये 4, तो इस प्रकार से हम जोड़कर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर 10,404 उत्तर है। k का मान ज्ञात कीजिए जब x माइनस 1 बहुपद को x की 2 जमा x जमा k का एक गुणनखंड हो। तो क्योंकि हमने इसको gx मान लिया, इसको px, ये इसका गुणनखंड है, तो यानी कि x घटा 1 से इस बहुपद को भाग देने पर शेषफल आएगा 0। अब शेषफल निकालने का क्या तरीका है, जैसे gx को 0 के बराबर करेंगे, मतलब x घटा 1 को 0 करने से x का जो मान आया वो किस में रखेंगे, p के अंदर रखेंगे। तो शेषफल हम कैसे निकालेंगे, p के अंदर 1 रखेंगे। हम p के अंदर क्या रखेंगे, 1। तो p 1 का मान निकालने के लिए यहाँ x में 1 रखेंगे, तो शेषफल आ गया हमारा 1 जमा 1 जमा k, यानी 2 जमा k। अब क्योंकि ये इसका गुणनखंड है तो शेषफल आना चाहिए 0 के बराबर। तो शेषफल जो 2 जमा k है उसको हम 0 रख देंगे, तो हमारा k का मान आ जाएगा घटा 2। पांचवें क्वेश्चन में समीकरण 2x जमा y बराबर 7 के 4 हल लिखने हैं। तो इसको y को इधर रखकर x को ले जाएंगे दूसरी साइड में, और अब एक टेबल बना लेंगे जिसमें x y लिखकर इस तरह से 4 मान लिखने हैं, तो 4 खाने बना लेंगे। तो यहाँ पर x की अपनी मर्जी से कोई भी कीमत रखनी है, जैसे मैं रख लेता हूँ x को 0, यानी मैंने x को इसमें 0 रखा, तो y बराबर x की जगह पर 0 रखने से y की कीमत आ जाएगी 7, यानी x 0 रखने से y की कीमत आ रही है 7। अब इसी तरह से एक बार इस समीकरण में x को रख लेते हैं x को 1 रख लेते हैं। तो x को 1 रखा, तो y आ गया 5, यानी y की कीमत 5 आ गई। अब x इसी तरह x को रख लेते हैं 2, वैसे तो कोई भी मान रखा जा सकता है, 4, तो y बराबर आ गया 3। एक और रख लेते हैं, x बराबर 3 रख लेते हैं, y बराबर 1। तो इस प्रकार जो 4 हल निकले, हल हो गए समीकरण के 0 7 1 5 2 3 व 3 1 3 1, ये हमारे इस समीकरण के 4 हल हैं। छठे क्वेश्चन में p का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 2x जमा 3y बराबर p का हल हो। तो देखिए, क्योंकि x बराबर 2 और y बराबर 1 हल है, तो इस समीकरण में x की जगह 2 रख दें और y की जगह 1 रखने पर दोनों साइड बराबर होगी, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो कर देते हैं दोनों पक्षों को बराबर, तो इस प्रकार जो p का मान है वो आ गया 7। तो यही हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न में, यदि पी आर क्यू सर्वांग सम है सी बी ए के त्रिभुज के, तो बताइए कि इनमें से कौन सा किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर 2 त्रिभुजें बना लेंगे।
त्रिभुज पी आर क्यू और दूसरी त्रिभुज बता रहा है सर्वांग सम है किसके, सी बी ए के। अब क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत जो भुजाएं हैं और कोण है वो बराबर होते हैं, तो क्यू आर उसी ऑर्डर में हमें लेना है क्यू आर। तो क्यू आर लिखा तो क्यू आर के संगत होगा ए बी, ए क्यू आर ए बी, तो यहाँ आएगा ए बी। फिर पी आर तो पी आर के संगत हो जाएगा सी बी। पी क्यू के संगत सी ए। और कोण बी ये रहा, तो कोण बी के संगत है कोण आर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के ये आंसर रहेंगे। सेक्शन सी 4 नंबर के हैं। 8वें का पहला, 1/वर्गमूल 5 + 2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर 1/वर्गमूल 5 + 2 है, इसको गुणा करेंगे और उतने से भाग करेंगे, यहाँ का निशान बदल कर वर्गमूल 5 - 2 से गुणा और उसी से भाग करेंगे। अब ऊपर तो 1 से गुणा करेंगे इसकी, तो वही का वही आएगा 5 - 2। नीचे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सूत्र होता है x + y, x - y बराबर होता है x की 2 - y की 2। एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, वर्गमूल 5 है तो बाद में वर्गमूल 2, तो ये लगेगा x की 2 - y की 2। इस प्रकार से वर्गमूल 5 - 2 ये वही रहेगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा 5 और यहाँ पर भी वर्ग से वर्गमूल कट कर 2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 में से 2 माइनस करके 3। तो ये हमारा उत्तर है। 8वें के दूसरे भाग में 32 की शक्ति 1/5 को सरल करना है। तो 32 के गुणनखंड करेंगे 2 से, फिर 2 से चलेगा, तो इस प्रकार हमने देखा 1 2 3 4 5। तो 32 को लिख सकते हैं हम 2 की शक्ति 5। 32 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 2 की शक्ति 5 और ऊपर शक्ति एक बार 1/5 है। तो हमें पता है शक्ति की शक्तियाँ हों तो शक्तियाँ आपस में गुणा हो जाती है, फिर कटने पर तो आ जाएगा 2 की शक्ति 1 यानी कि 2। यहाँ पर हमारी कौन सी लगी फार्मूला, a की पावर m की पावर n हो तो हम उसको क्या लिख देते हैं m गुणा में n, a की पावर m गुणा में n। तो हमारा उत्तर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 9 में उपरोक्त आकृति देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। a b c d e के निर्देशांक बताइए। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये रहा पॉइंट, तो इसके 1 2 3 और 0, क्योंकि ये x अक्ष पर ही पॉइंट है। दूसरा बी रहा, तो बी भी x अक्ष पर है, 5 पर है, तो 5, 0। इस प्रकार सी के देखते हैं, तो सी है हमारा y अक्ष पर, तो y अक्ष पर सी है तो सी में पहले 0 आएगा और फिर आएगा 3, 0 3। इसी प्रकार अब डी के देख लेते हैं। डी है हमारा ये रहा पॉइंट, तो ये भी x अक्ष पर है, तो इसमें y की कीमत 0 होगी, यानी कि दूसरे वाला 0। ई पॉइंट ए बी सी डी ये रहा, ई भी y अक्ष पर है, तो 0 पहले वाला 0 और -4 यहाँ पर।
तो हमने देखा जो x अक्ष पर है उनमें सेकंड वाला जीरो रहेगा, जो y अक्ष पर है उनमें पहले वाला जीरो रहता है। अब ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा डी, बिंदु डी का भुज क्या है। डी ये है भुज और ये होता है कोटि, तो डी का भुज हो जाएगा इसमें -5। फिर पूछा बिंदु ई की कोटि, ई ये भुज और ये कोटि, डी का भुज पूछा था, ई की कोटि, तो कोटि सेकंड वाला ये हो जाएगा -4 आंसर। पूछा P व Q के निर्देशांक ज्ञात करिए। तो P व Q के निर्देशांक ये रहे P, ये P, तो P के निर्देशांक है 3 और दर से 5, 3, 5, और Q के निर्देशांक होंगे 5 व -4। ये रहेंगे P और Q के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति को हम बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हम देखें कि ये कोण है y, तो ये कोण भी होगा y के बराबर। एक चीज इसमें दी हुई है कि y अनुपात z है 3:7, तो हम इसमें मान लेते हैं कि y बराबर है 3 के और z बराबर है 7 के। अब यहाँ पर y और z जो है ये अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोण, और तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का जोड़ होता है 180। अतः y की जगह रखेंगे 3 के, z की जगह 7 के, तो 10 के बराबर 180, k का मान आ जाएगा 18। तो k का मान 18 आने के बाद यहाँ पर रख के हम निकाल सकते हैं y, तो y आ जाएगा यानी कि 3 के मीन्स 3 गुना में 18 54 डिग्री, और z आ जाएगा 7 के यानी कि 7 गुना में 18 126 डिग्री। अब यहाँ से हम देखें x और z ये एकांतर कोण है, यानी x किसके बराबर है, z के। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर होते हैं जब रेखाएं समानांतर होती हैं। तो क्योंकि z 126 है तो x का मान भी होगा 126 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमारे से x का मान पूछा हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा 126 डिग्री। x कोण 126 है। आगे करते हैं। अब हम करेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में चतुर्भुज के सभी कोण 3:6:7:4 में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं चतुर्भुज के कोण हैं 3x, 6x, 7x व 4x है। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर होता है, तो इनको कर देंगे हम 360 के बराबर। अब जोड़ लेते हैं 20x बराबर 360, यानी x आ गया, x बराबर है 18। अब x 18 आ गया तो ये सभी हम निकाल सकते हैं। तो पहला कोण था 3x, फिर 6x, 7x और 4x, तो ये आ जाएगा 3 गुना में 18 54। इसी प्रकार 7 गुना में 18 और 4 गुना में 18, तो ये मान हो गए 54 डिग्री, 108, 126 और 72 डिग्री। ये इसके आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में आकृति में PQR ये कोण 100 डिग्री है, O केंद्र है, OPR ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें रचना कर लें। यदि हम कोई बिंदु इधर ले लें, हम मान लो मैं इधर एक बिंदु ले लेता हूँ A, और
इसको मैं मिला लूं पी ए को और ए आर को, तो अब हम देखें क्यू पी ए आर। क्यू पी ए आर क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके चारों कोने वृत्त के ऊपर हैं। तो इसके आमने सामने के कोणों का जोड़ होता है 180। तो यानी कि ये 100 है तो ये कोण हो जाएगा 80 का, यानी कि पी ए आर बन गया 80 डिग्री। अब पी आर द्वारा केंद्र पर परिधि पर बना कोण है, और ये वाला पी ओ आर है केंद्र पर बना कोण। तो कोण पी ओ आर दुगुना होगा पी ए आर का, यानी कि पी ओ आर 2 गुना 80 160 डिग्री का है। ये कोण है 160 का। अब हम ये त्रिभुज लेंगे पी ओ आर में, ये कोण बन गया है 160 का। अब इसमें OP बराबर है OR। OP बराबर OR क्यों? ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। तो किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने कोण भी समान होते हैं। मान लो ये x है तो ये भी x रहेगा, क्योंकि इसके सामने का और इसके सामने कोण बराबर होंगे। त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो अब x जमा x जमा 160 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180, यानी 2x जमा 160 बराबर 80। 2x बराबर यहाँ से आ जाएगा 20 डिग्री, तो x आ गया 20/2 यानी कि 10 डिग्री। तो यानी कि ये कोण हमारा आ गया 10 डिग्री, जिसका नाम था ओ पी आर। तो हमारा आंसर आ गया ओ पी आर बराबर 10 डिग्री की। क्वेश्चन नंबर 13 में एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च दिया हुआ है 18,000 रुपये। तो हॉल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हॉल की लंबाई को हम L मान लेते हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। हॉल का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, और 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमारे को हॉल का परिमाप ये दिया हुआ है 250 मीटर, यानी 2 ब्रैकेट में L जमा B का मान है 250, और 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये होता है। तो यहाँ पर 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसकी जगह 2 × L जमा B की जगह हम क्या लिख सकते हैं 250। तो ये आ गया 250 गुणा में H, ये आ गया 4 दीवारी का क्षेत्रफल। अब जो दर है 4 दीवारी पर पेंट कराने की 12 रुपए प्रति वर्ग, तो कुल खर्च है 18,000 और खर्च की दर है वो है 12 रुपए 12 प्रति वर्ग मीटर की। तो 4 दीवारी का जो क्षेत्रफल है कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल 4 दीवारी का आएगा कुल खर्च बटे में खर्च की दर। कुल जो खर्च है 18,000 रुपये, उसको हम यदि खर्च करने की दर है उससे भाग दे दें तो आ जाएगा 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार यह है 1500 वर्ग मीटर, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। और 4 दीवारी का क्षेत्रफल ये भी है 250 H। तो इसको और इसको दोनों को कर देंगे बराबर, क्योंकि 4 दीवारी का ही क्षेत्रफल 250 H भी है और इधर से 1500 भी है।
तो यहाँ से h आ जाएगा 1500 बटे 250 6। तो h बराबर आ गया 6, यानी कि होल की ऊंचाई बराबर है 6 मीटर। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, होल की ऊंचाई 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इनका माध्यक दिया हुआ है 63, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। माध्यक दिया हुआ है 63 और x का मान ज्ञात करेंगे। तो आंकड़ों की संख्या, सबसे पहले हम देखेंगे आंकड़ों की संख्या जिसको हम n लिखते थे वो कितनी है। तो 1 2 3 4 5, ये पूरा 6 7 8 9 व 10 है। आंकड़ों की संख्या है 10, और ये 10 कैसी संख्या है, सम संख्या है, ये 2 से भाग हो जाती है। तो आंकड़ों की जगह संख्या यदि सम होती है तो माध्यक निकालने क्या करते हैं, सबसे पहले n को 2 से भाग करते हैं, यानी आ गया 5। तो माध्यक होता है 5वां आंकड़ा, एक उससे अगला 6वां आंकड़ा, और दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते हैं। अब इसमें माध्यक तो दिया हुआ है हमें 63 दिया हुआ है, तो माध्यक की जगह लिखूंगा 63। 5वां आंकड़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां, 5वां है x, और छठा आंकड़ा है x जमा 2 बटे में 2। 5वें आंकड़े की जगह x और छठे की जगह x जमा 2 लिखा। आर पार गुणा कर लेंगे, तो x जमा 2, 2 से गुणा करेंगे 126। 2x जमा 2 बराबर 126, यानी कि 2x बराबर 2 उधर चला गया और x बराबर हो गया 124 बटे 2, यानी कि 62। तो हमारा आंसर है इसमें 62। x का मान ही हमें ज्ञात करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 में एक सिक्के को टॉस किया गया 200 बार, तो उसमें चित की दी हुई है कि 3 चित कितनी बार है, 23 बार, 2 चित 72 बार, 1 चित 77 बार, और 0 कोई भी चित नहीं आया, यानी 28 बार। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, 2 चित की। तो 2 चित की प्रायिकता, इसमें देखिए 2 चित कितनी बार आया, 72 बार। तो 2 चित की प्रायिकता हो जाएगी 72 बटे में कितनी बार सिक्का उछाला था, 200 बार। तो अब हम इसको काट लेंगे, तो काट कर आ जाएगा ये, कटने के बाद 9 बटे 25। दूसरे पार्ट में कम से कम 2 चित, कम से कम 2 चित आने चाहिए, यानी कि 2 आए या 2 से ज्यादा आए, 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा ये दोनों है, तो यानी कि 72 या 23 बटे में 200, यानी कि 95 बटे में 200, और काट कर ये आ जाएगा 19 बटे 40। ये प्रायिकता। 3 पट कब आएंगे, जब हेड है यानी कि चित 0 आ जाए, यानी चित 0 आ जाएगा तो उस टाइम पे हमारे 3 पट होंगे। तो 3 पट की प्रायिकता आएगी 28 बटे में 200, यानी काटने के बाद आ जाएगा 19 बटे 40। सॉरी, इसमें काटने के बाद आएगा 7 बटे 50। क्वेश्चन नंबर 16 में एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें कोण B 60 डिग्री का, C 45 का, और परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़ चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमें परिमाप चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा ले लेंगे PQ।
अब यहाँ पर मैंने रफ बनाया, इसमें तीनों भुजाओं का जो जोड़ है वो तो चाहिए हमें 10। यहाँ पर कोण 60 का चाहिए, पहले मैंने कोण 60 का बना लिया। यहाँ पर इधर चाहिए 45 का, 45 का बना लिया, पहले 90 का बनाया फिर उसका आधा कर लिया 45 का। अब हमें क्या करना है, जितना चाहिए 90 का चाहिए उस 60 का चाहिए तो 60 का भी आधा करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा 30 का कोण, तो 30 के लिए जो 60 का है उसका भी आधा कर लेना है। इस 30 के कोण का भी 60 के कोण का भी आधा कर लेंगे। ये हो गया 30 का, और इधर 45 वाले का भी आधा करेंगे, यानी कि हम बनाएंगे 22.5 का। तो इस 45 वाले कोण का आधा कर देंगे। तो जहां पर ये 30 डिग्री का हो गया और ये हो गया 22.5 का, जहां 22.5 का और 30 का मिलते हैं यहाँ इस बिंदु का नाम लिखेंगे ए। ये हमारा ए बिंदु आ गया। अब ए पी का लमसम द्विभाजक करेंगे और ए क्यू का भी लमसम द्विभाजक करेंगे। ए क्यू का सबसे पहले मैं लमसम द्विभाजक कर देता हूँ, इससे थोड़ी सी कम खोलेंगे और इस तरह से चाप लगाएंगे उधर ए से, तो दोनों को मिला देंगे। तो इस प्रकार जहां पर ये लमसम द्विभाजक पी क्यू को मिला उसका नाम लिखेंगे सी। ये सी बिंदु हमारा मिल गया। इसी प्रकार लमसम द्विभाजक दूसरी साइड एपी का, एपी का भी लमसम द्विभाजक हम कर देंगे। एपी का लमसम द्विभाजक कर दे, पी पर रखकर इस प्रकार से चाप, और दूसरी तरफ से ए से, ताकि दोनों चाप कहीं पर काट जाए। ये हुआ। अब ये भी लमसम द्विभाजक पी क्यू को यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे बी। अब ए बी सी हमारी त्रिभुज बनेगी, ए बी और सी, तो इनको मिलाएंगे। इस प्रकार से हमारी त्रिभुज बन गई ए बी सी। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने 30 का कोण लिया था, तो ये कोण हम मापेंगे तो 60 का मिलेगा। इधर 22.5 का लिया था तो ये 45 का मिलेगा, डबल मिलेगा। और तीनों भुजाओं को हम मापेंगे तो इनका जोड़ मिलेगा हमें 10, यानी परिमाप 10 भी मिलेगा। बी कोण 60 का भी होगा और सी 45 का भी होगा। तो ये थी हमारी त्रिभुज ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 17 में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3:5:7। परिमाप दिया हुआ है त्रिभुज का 300 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम भुजाएं ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं, माना भुजाएं हैं इसकी 3x, 5x व 7x। तो क्योंकि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, और तीनों भुजाओं का जोड़ यानी कि परिमाप दिया हुआ है 300 के बराबर, तो जोड़ेंगे 15x बराबर 300। तो यहाँ से x आ गया 300/15, x की कीमत आ गई 20। तो इसका मतलब भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं हो जाएंगी जो 3x थी वो 3 × 20 60 मीटर हो जाएगी।
दूसरी भुजा जो 5x थी, 5 गुना में 20, 100 मीटर, और तीसरी 7x थी, 7 गुना में 20, 140 मीटर। तो हमारी तीनों भुजाएं आ गई 60, 100 और 140, यानी जो हमारी त्रिभुज थी उसकी भुजाएं होगी 60, 100 व 140 मीटर, क्योंकि इसमें मीटर में दिया हुआ था परिमाण, तो ये मीटर्स में है। अब हम हीरोन सूत्र की मदद से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना होता था S अर्ध परिमाप, यानी A जमा B जमा C बटे 2। तो एक को A मान लेते हैं, इसको B और इसको C। तो तीनों का जोड़ 60 जमा 100 जमा 140 बटे 2, यानी वही परिमाप ही हो गया है, जो कि कितना था 300। उसको काटने के बाद S आ गया हमारा 150। अब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा S माइनस पहली भुजा, S माइनस दूसरी भुजा और S माइनस तीसरी भुजा। S की कीमत है 150, पहली भुजा 60, दूसरी भुजा 100 और तीसरी भुजा 140। अब 150 का 150, 150 में से 60 चला जाएगा, 90, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 10। अब गुणनखंड करके हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड जैसे मैं 150 को लिख सकता हूँ 50 गुना 3 लिख लेता हूँ, 90 को मैं 9 गुना में 10, 50 का 50 और 10 का 10, 50 गुना 3 गुना 9 को फिर 3 गुना 3, इस 50 और ये 10 और ये 10, मैंने इस प्रकार से कर लिया। तो 2 50 हैं, इन 2 50 में से 1 50 बाहर, इन 2 3 में से 1 3 बाहर, और इन 2 10 में से 1 10, बच गया अंदर सिर्फ 3। तो इस प्रकार इनकी गुणा करें तो 1500 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर, ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा उत्तर है 1500 वर्गमूल 3। क्वेश्चन नंबर 18 में 12 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को बराबर एक घन था जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, बराबर आयतन वाले 8 घनों में काट लिया जाता है। तो काटने के बाद छोटे छोटे से बना लिए होंगे। दोनों घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले जो घन की भुजा थी, बड़े घन की भुजा यानी किनारा था 12 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन 12 गुना 12 गुना 12 घन सेंटीमीटर। कितने घनों में काटा गया? 8 घनों में काटा गया। यानी मान लेते हैं हम इस छोटे घन की भुजा है x, तो इन 8 घनों का आयतन बराबर होगा अकेले इस घन के आयतन के। इन 8 घनों का आयतन क्या होगा? एक का होगा x गुना x गुना x गुना में 8 बराबर होगा इस एक बड़े घन के आयतन के। छोटे 8 घनों का आयतन बराबर है बड़े घन के आयतन के। तो यहाँ से x की 3 बराबर आ गया 12 गुना 12 गुना 12 बटे 8। तुम काट लेते हैं इसको। तो x की पावर 3 हो गया 6 गुना 6 गुना 6, यानी कि x की 3 बराबर 6 की शक्ति 3 के। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगी दोनों शक्तियाँ, तो x बराबर आ गया 6, यानी इस घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब हमारे से पूछा है दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा की शक्ति 2। तो 6 गुना 12 की शक्ति 2, 12 गुना 12 144। 6 चौक 24, 24 और 2 26, 2 6 कम 6 और 2 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, वो भी 6 गुना भुजा की शक्ति 2, भुजा यहाँ पर 6, तो 6 गुना में 36, 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये है दोनों घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल। ये उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 में 40 इंजीनियरों को उनके निवास स्थान से कार्यस्थल की दूरियां दी गई हैं। 0 से 5 इस तरह से लेकर वर्ग अंतराल लेकर हमारे बारंबारता बंटन की सारणी को बनाना है। तो इसके लिए इस तरह की एक सारणी हम बनाना चाहते हैं। तो जैसे 0 से 5, इसमें 5 को शामिल नहीं करना। तो जैसे हम लिखेंगे सबसे पहले 5, अब 5 इसमें आएगा तो यहाँ पर एक डंडा खींचेंगे हम, 5 ले लिए। उसके बाद जैसे है कि 3, अब 3 इस अंतराल में आएगा, एक डंडा और इसको काट देंगे। तो 10 इसमें नहीं, इसमें आएगा यहाँ पर 20 इस अंतराल में लेना है। 25 लिया जाएगा यहाँ पर। फिर है 11, अब 11 इसमें आएगा, यहाँ पर एक डंडा लगा। 13 भी इसी के अंदर। 7 इस तरह से, 12 यहाँ पर। फिर 31 इसके अंदर। 19 है यहाँ पर, 19 यहाँ पर था ये। फिर 10 हमारा इसमें बनेगा। तो 4 के बाद ऐसे 5 काट देंगे, फिर यहाँ स्टार्ट कर। तो इस तरह पूरा करते करते हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। सभी को काट देंगे ऐसे। पंद्रह से 20 में, 10 से 15, तो इस तरह से इसको पूरी कर देंगे। तो इस प्रकार पूरी सारणी तैयार करके हम वर्ग चिन्ह देखेंगे। ये 5 है तो बारंबारता हुई 5, 5 5 10 और 11। 10 से 15 में 5 5 10 और 11। 15 से 20 में 5 और 4 9, यहाँ पर 1, ये 1 और ये 2, और इन सब का टोटल कर लेंगे तो वो टोटल हमारा है 40। 40 इंजीनियर थे, इसका मतलब हमारी सही ये बारंबारता बंटन बन गया है। तो इस तरह से बनाना है ये। अब हमारा 20वां क्वेश्चन है, एक परिवार की मासिक आय दी हुई है 6400। विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना दी हुई है। ग्रोसरी पर खर्च, कपड़ों पर, शिक्षा, विविध और बचत। तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाने के लिए हमें या तो कॉपी के ऊपर या इस तरह के ग्राफ के ऊपर इस तरह से बनाना है। तो जैसे हमारे आइटम थे ग्रोसरी, कपड़े, शिक्षा, विविध और बचत, तो हमने इस तरह से बराबर बराबर यहाँ पर ले लेना है सबका, और बीच में बराबर ही छोड़ना है। जैसे यहाँ पर मैंने इतना छोड़ा तो अगली बार भी उतना ही छोड़ा हुआ है। इस तरह चौड़ाई भी बराबर लेनी है और बीच में भी बराबर छोड़ना है। यहाँ पर 200 हमने ले लिया, 200 के अंतर पर ले लिया। तो ग्रोसरी के अंदर था 2100, यहाँ पर 2100, तो 2000 और 2200 के बीच में यहाँ पर यानी कि ये 100 बना, तो 2000 और 100 कितना हो गया 2100। फिर अंतर छोड़ दिया। कपड़े में था 600, तो 600 के सामने तक चले गए। शिक्षा में 1200, ये 1200 के सामने तक।
विविध में था 1500, तो हमारे पास 1400 और यहाँ पर बनेगा 1500, तो इस लाइन के सामने तक ले आए इसको 1500। फिर बराबर छोड़ा उतना ही, बचत में 1000 था तो यहाँ 1000 के सामने चले गए। तो इस तरह से इनको लिख भी दिया अंदर। फिर इसमें पूछा था कि किस पर सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा देखिए ग्रोसरी वाला ऊपर जा रहा है 2100। तो सेकंड पार्ट में यही पूछा था किस पर सबसे ज़्यादा, तो हमने लिख दिया सबसे ज़्यादा ग्रोसरी पर खर्च किया गया था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हल जो हम हल कर रहे थे वो ख़त्म होता है। तो ये था 2023 का मार्च में आया हुआ हरियाणा बोर्ड का पेपर का सॉल्यूशन। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगले सालों में इसी तरह के क्वेश्चन इसमें से आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।